हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, तो आपने ऑलमोस्ट अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। अब रिवीजन कर लो आराम से। और इसी रिवीजन वाले कर रहे हैं अपने कोशिश कि जो राजस्थान की आज अपने करेंगे, राजस्थान की पॉलिटी है उसको टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट पूरा आपने बनाया हुआ है वो 150 क्वेश्चन का टेस्ट है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से, क्यों 150 एक क्लास में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो 2-3 घंटे की बन जाएगी। अपने ऐसे करेंगे कि 50 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 50 कल कर लेते हैं, जैसे पहले वाला पेपर भी हुआ है। ठीक है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ राजस्थान की पॉलिटी देखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि उसमें राजस्थान की पॉलिटी है वो आपकी पूरी तरह रिवाइज हो जाए। ठीक है, उसमें पूरा सिलेबस है वो रिवाइज हो जाए, ऐसा कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करें अपने आज के 50 क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में राज्यपाल का मॉडल कहां से स्वीकृत किया गया? कहां से स्वीकृत किया गया? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या इनमें से कोई नहीं? फटाफट साथ साथ में एक सेकंड में आप खुद भी सोच लो, तो आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा है, राज्यपाल का मॉडल है वो कहां से लिया गया है? तो ये राज्यपाल का मॉडल अपने लिया गया है कनाडा से। कनाडा के संविधान से राज्यपाल का मॉडल स्वीकृत किया गया है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहला है, कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? जो संगत नहीं है, इंग्लिश भी साथ साथ है, आप देखते रहना यहाँ। कौन सा युग्म असंगत है? तो अनुच्छेद 153 है, वो राज्य में एक राज्यपाल है। आपने राज्यपाल पढ़ा होगा, उसके संवैधानिक प्रावधान है, तो सारे आर्टिकल याद किए होंगे। तो उन 153 बोल रहा है क्या कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 157 राज्यपाल का कार्यकाल और 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें। कौन सा पार्ट है जो इसका गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है? तो आप पढ़ते ही आपको दिमाग में आ गया होगा अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो। 153 राज्य में राज्यपाल, बिल्कुल सही। 155 राज्यपाल की नियुक्ति है, बिल्कुल सही। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल है वो 157 में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब अपने देख लेते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल किसमें दिया हुआ है। तो राज्यपाल का कार्यकाल दिया हुआ है आर्टिकल 156 में। ठीक है, आर्टिकल 156 में राज्यपाल पद है, उस राज्यपाल है उसका कितना कार्यकाल होगा वो दिया हुआ है, आपका ये ध्यान में रखना है। तो 157 में क्या दिया हुआ है? तो 157 में दिया हुआ है राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं। अर्हता मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो चारों अनुच्छेद याद कर लो, 4 एक ये और याद हो गया, पांचों हो गया आपकी रिवाइज हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? भी किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश? अध्यादेश समझ सबको आगे पढ़ा है तो आया हुआ है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 217। तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जब विधानमंडल, अब अपने यहाँ विधानसभा एक ही है, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। अगर विधान सभा और विधान परिषद है, यानी विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्य में किसी ऐसे कानून की तुरंत जरूरत महसूस हो रही है कि अभी ये कानून लाना ही होगा, तो राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और उस अध्यादेश को जैसे ही विधानमंडल का सत्र शुरू होगा, उसी 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस अध्यादेश को कानून का रूप देना होगा, उस अध्यादेश को पारित करना होगा, अन्यथा वह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 213 के तहत। आगे देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन या कथन है, सारे सत्य कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में। अनुच्छेद 200 विधेयक है, ये विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के संबंध में। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने के संबंध में। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है वो आपके सही है?
पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या 1 और 3, या तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। अब याद करो, ये 356 आपने को पता है क्या कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू हो सकता है। ठीक है। 200 कोई विधेयक है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने, कौन भेजेगा विचारार्थ? राज्यपाल के पास शक्ति है कि कोई विधेयक पारित किया है विधानसभा ने, वो राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए आता है, तो राज्यपाल के पास ऑप्शन है कि स्वीकार करे या अस्वीकार करे या पुनर्विचार के लिए भेजे, और या फिर राष्ट्रपति के पास भेजे विचारार्थ, राष्ट्रपति से विचार लेने के लिए भेजे। तो वो आर्टिकल है 200। ठीक है। 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के संबंध में 167 है मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शासन की संबंधी सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त करने के संबंध में 167। ठीक है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है आपको। ओके, अब आगे देखते हैं। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस दौरान राज्यपाल कौन थे? जब पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हो रहा है? 1967 में लागू हो रहा है। ठीक है। उस दौरान राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक या एम चन्ना रेड्डी। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्लास करवाई थी तब भी बताया था, अब आप बता रही हूँ। 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है अपने। कितनी बार? 4 बार। अब इस 4 बार लागू हुआ है, इसमें आपको एक तो याद रखना होता है विधानसभा कौन सी थी जब लागू हुआ, दूसरी उस दौरान राज्यपाल कौन थे, तीसरा उस दौरान मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है। तो पहली बार पूछा है राष्ट्रपति शासन, और कब लागू हुआ ये भी ध्यान में रखना है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में दे रखा है, उस दौरान राज्यपाल कौन थे? तो उस दौरान राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे। उस दौरान डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे। और विधानसभा आप याद रखो, पहला लागू हुआ तब 5वीं विधानसभा थी, दूसरा लागू हुआ तब 6ठी विधानसभा थी, नहीं पहली, सॉरी चौथी, पहला यहां लिख देती हूँ, चौथी विधानसभा थी, फिर 5वीं, 6ठी और फिर 9वीं विधानसभा। 4 बार हो गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4, 5, 6 और 9। चौथी विधानसभा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 5वीं विधानसभा में दूसरी बार, 6ठी विधानसभा में तीसरी बार और 9वीं विधानसभा में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब ये याद कर लो, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरी बार थे तब वेदपाल त्यागी थे, तीसरी बार रघुकुल तिलक थे, और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। क्लियर है? तो ये याद रखना है। अब मुख्यमंत्री के तो पहली बार अगर आपको ये सेम क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस टाइम मुख्यमंत्री थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया। ऐसे चारों आपको याद करने हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल के पद पर रह चुकी हैं? राज्यपाल अब तक जितने भी बने हैं उनमें कितनी महिलाएं हैं जो राज्यपाल रह चुकी है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो कितनी महिलाएं बन चुकी है अब तक राज्यपाल? 3 महिलाएं बन चुकी है। कौन कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मार्गरेट अल्वा और एक श्रीमती प्रभा राव। ठीक है, तीनों याद कर लो। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती प्रभा राव और एक है मार्गरेट, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा। ठीक है, 3 महिलाएं अब तक राज्यपाल बन चुकी हैं। तीनों के नाम याद है आपको रखना है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रही है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। किसकी नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा नहीं की जा रही है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति खुद राज्यपाल होते हैं, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल कैसे करेंगे? ठीक है, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल स्वयं होते हैं।
तो इसका आंसर हो गया आपका डी। आगे, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें यहां देखिए तो तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, 3 तो ये याद रखो। एक याद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और एक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, ये तो याद रखना है, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 6 में विधान परिषद है, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आरपीएससी के द्वारा सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आरएस के आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो वहां काफी सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो इस हिसाब से भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपने। सत्य कथन बताना है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। स्टेटमेंट देखना है आपको कौन सा सही है। तो ये दोनों इस कथन सही है, अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम 40 हो सकती है, तो इसका सीधा सी आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या विधानसभा का अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है, और संसद में केंद्र में कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष, वहां लोकसभा का अध्यक्ष, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन है जो मुख्यमंत्री के बारे में सही कथन बताना है अपने को? मुख्यमंत्री के बारे में सत्य है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। कैसी बात है? अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे। सत्य कथन है, इसका मतलब 4 में से एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। तो क्या है स्टेटमेंट सही आपका है? अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। पहला, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो ये गलत हो गया, आराम से प्रावधान है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त के लिए स्वतंत्र है, किसी भी व्यक्ति को नहीं। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। नियुक्त होने के बाद एक समय सीमा होती है, उसके तहत उसे बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर बहुमत सिद्ध हो जाता है तो वही सरकार बनाएंगे, नहीं तो दूसरे को मौका दिया जाता है। तो ये आपका सही आंसर होगा बी आपका। ठीक है, निम्न में से कौन सा पद है जो मुख्यमंत्री संभालता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी है, ये सारे पद है मुख्यमंत्री के पास होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है अपने को। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के द्वारा कार्यवाही का संचालन। पूछा क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करे, ये नहीं है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ये शपथ ग्रहण 163 में नहीं है, बाकी 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, 164 में राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है, 166 राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई का संचालन है, जो कि सही है। ठीक है, निम्न में से एक असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यपाल अंतरराज्य परिषद का सदस्य होता है। मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। तो कौन सा कथन है जो असत्य, इसमें सत्य नहीं है? तो क्या मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित है? निश्चित नहीं है। जब तक बहुमत है तब तक कार्यकाल होता है।
यदि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, ये आपका स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी वो किसके प्रति होती है? तो राज्य की विधानसभा के प्रति होती है। क्लियर है? तो विधानसभा के प्रति होती है, ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना। असत्य आपका सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती? राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करता है। वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे रखा है, अच्छे से एक बार पढ़ भी रखा है, तो भी आपको ये पता होगा कि मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? पहली बात सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान की विधानसभा में सीट कितनी है? 200 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? उसमें 25 सीट आरक्षित है, और 34 सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए, जाति के लिए, जाति के लिए 34 और जनजाति के लिए जो क्वेश्चन है वो है आपका 25 सीट। 34 सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए वो 34, एसटी के लिए वो 25। ठीक है, अब राजस्थान की किस विधानसभा में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? एक मिनट। राजस्थान में किस विधानसभा है उसमें गैर कांग्रेसी सरकार का गठन पहली बार होता है? तो 5वीं, 6ठी, 4थी या 7वीं? 6ठी विधानसभा है, उसमें पहली बार। 6ठी विधानसभा का कार्यकाल है 1977 से 80। ठीक है, उसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। और कौन मुख्यमंत्री होते हैं? गैर कांग्रेसी सरकार है, मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? भैरों सिंह शेखावत बनते हैं, भैरों सिंह शेखावत। और 6ठी विधानसभा की और क्या खास बात है कि 6ठी विधानसभा में पहली बार क्या विधानसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, और 200 फिक्स की गई थी, जो आज तक चल रही है 200। ठीक है, विधानसभा 6ठी विधानसभा में 200 सीट थी। इस टाइम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस टाइम विधानसभा के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है, उस टाइम विधानसभा कौन सी थी? 6ठी विधानसभा थी। ठीक है, राजस्थान में कौन सी विधानसभा थी जिसके टाइम मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यपाल तीनों महिलाएं थी? मुख्यमंत्री भी महिला थी, विधानसभा के अध्यक्ष भी महिला थी, और राज्यपाल भी महिला थी। तो कौन सी विधानसभा थी? 13वीं थी, 14वीं थी, 12वीं थी, या कभी ऐसा हुआ ही नहीं? तो ये ध्यान में रखना है, 12वीं विधानसभा थी, उस दौरान की बात है। 12वीं विधानसभा के टाइम मुख्यमंत्री, लिखूंगी ऐसे ही बता देती हूँ, मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती वसुंधरा राजे। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती सुमित्रा सिंह। और राज्यपाल कौन थे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये ध्यान रखना, तीनों कौन सी विधानसभा के टाइम था? ये 12वीं विधानसभा के टाइम था। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि निम्न में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? कौन धारण करते हैं प्रसाद पर्यंत? राज्य के मंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, या राज्य का निर्वाचन आयुक्त? एक से ये, एक और दो, एक दो तीनों ही सही है, या इनमें से कोई नहीं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करता है? राज्य के मंत्री, बिल्कुल। राज्य के महाधिवक्ता, सही है। तो एक और दो है वो आ गया आपका आंसर। राज्य के मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन राज्य का निर्वाचन आयुक्त है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, उसको उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ये अलग संवैधानिक पद है। राज्य का निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है?
राज्य के उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में सत्य कथन बताना है अपने को। ठीक है, पहला, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय राजनीतिक कारणों से होती है। उप मुख्यमंत्री कभी भी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता। तो ऐसी बात तो नहीं है कि उप मुख्यमंत्री बना दिया तो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर अपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पहले जब उप मुख्यमंत्री के पद थे या उस टाइम अपने को ये तो समझ में है कि ऐसा बात कहीं नहीं लिखी कि उप मुख्यमंत्री कभी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट तो ओनली एक सही है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राजनीतिक कारणों से, उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब तक कितने उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं वो याद करने हैं, और उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है वो भी आपको याद करना है। आपने अगर कंटिन्यू आप फॉलो करें टेलीग्राम चैनल को तो उसमें डाल रखा है उप मुख्यमंत्री की लिस्ट है, उसमें सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा वो भी लिखा हुआ है और न्यूनतम कार्यकाल है वो भी लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो ये थोड़े आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। सत्य कथन कौन सा ये बताना है अपने को। भारत में उच्च न्यायालय संस्था है उसका सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ। सर्वप्रथम कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। अब उच्च न्यायालय सिलेबस में पार्ट दिया हुआ है तो ऐसा ये बात नहीं, ये नहीं पूछ सकते, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ था। कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1866 में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बना था। तो जहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि एक उच्च न्यायालय वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में हो सकता है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, तीसरा संशोधन अधिनियम 1954, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1958। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में कहा गया कि एक उच्च न्यायालय है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में कार्य कर सकता है। उससे पहले संविधान में यह प्रावधान था कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कभी सीधा स्टेटमेंट आ सकता है। आगे, संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्ति, प्रक्रिया इसके बारे में बताया गया? उच्च न्यायालय का संविधान के कौन से भाग में प्रावधान है? भाग 4, भाग 6, 8 या 10? तो भाग 6 में प्रावधान है। ठीक है, भाग आपको सारे ही याद होने चाहिए क्योंकि पॉलिटी में है, भाग याद होने चाहिए, अनुसूची याद होनी चाहिए, और ज्यादा जो सारे अनुच्छेद तो नहीं पर कुछ अनुच्छेद है वो आपको क्लियर याद है होने चाहिए। और जो संविधान में जैसे उच्च न्यायालय अपने सिलेबस में है तो उच्च न्यायालय से संबंधित जितने अनुच्छेद है वो आपको क्लियर याद है होने चाहिए। तो सारे अनुच्छेद याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, एक मिनट, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु को निर्धारित की गई है क्या? आप फटाफट पहले खुद ही सोच लीजिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? हर के लिए न्यूनतम आयु है, राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 35, 45, 55 या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं है, अधिकतम आयु है 62 साल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु है 62 वर्ष तक वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का जिक्र है? अनुच्छेद 50, 45, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 39? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र है, आपका अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा विस्तार द्वारा किए गए काम की जांच के लिए, पंचायती राज के वित्त व्यवस्था के समाधान के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आप देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1957 में किया गया था। क्यों किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा विस्तार के द्वारा किए गए काम की जांच हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करना था। उस संबंध में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है 1957 में। अब सिंपल सा क्वेश्चन बता दीजिए, पंचायती राज किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? ठीक है,
तो पंचायती राज है राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज की संवैधानिक दर्जा दिया गया। पता है सबको, किस सरकार के द्वारा दिया गया? उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? वीवी गिरी, गुलजारी लाल नंदा, पीवी नरसिम्हा राव या मोरारजी देसाई। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जब 1992 लागू होता है, उस टाइम राज्य की संवैधानिक दर्जा जो सरकार थी वो कौन थी? पीवी नरसिम्हा राय की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राय की सरकार थी, राव की सरकार थी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रथम प्रयास किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से मिला। लेकिन क्या यही पहला प्रयास था या इससे पहले भी कोई प्रयास हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 68वां संविधान संशोधन, ये आपको देखना है। तो 64वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, और उस दौरान सबसे पहले कोशिश की गई कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और ये संविधान संशोधन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। इस वजह से बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश नहीं की? जीवी की राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, थुगन समिति या गाडगिल समिति? कौन सी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश नहीं की? और अगला क्वेश्चन, और अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय सही सुमेलित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज, बलवंत राय मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज, थुंगन समिति पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। इन दोनों क्वेश्चन को एक सेकंड में आप सोचिए। तो किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जे की सिफारिश नहीं की? समझ आया? जीवी की राव ने नहीं की, या एमएल सिंघवी ने, थुंगन ने, कोटगिल ने, हर समिति आई थी। पंचायती राज अपने किया है तो बहुत सारी समितियां करवाई है। तो जीवी की राव समिति है, इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश नहीं की। बाकी एमएल सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गाडगिल समिति, सबने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। और ये तो बहुत ईजी है। अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज सही है, बलवंत राय मेहता द्विस्तरीय, थुंगन समिति पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, तो सही सुमेलित पूछा है। तो ये अशोक मेहता है, ये द्विस्तर की बात करते हैं, द्विस्तर की, दो स्तर की, यानी ये यहाँ आएगा। और बलवंत राय ये त्रिस्तर की करते हैं। तो ये दोनों तो उल्टा लिखा हुआ है, तो सही सुमेलित नहीं हो सकता। थुंगन समिति पंचायतों को संवैधानिक दर्जा पता ही चल गया, क्योंकि ऊपर वाला पता था, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 सही सुमेलित होगा आपका। दोनों क्वेश्चन सही है। अब आगे देखते हैं। अब अपने बताओ कि पंचायती राज के लिए सत्य कथन कौन सा है? इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गीर 18 विषयों को शामिल किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गीर 29 विषयों को शामिल किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गीर 18 विषयों को जोड़ा गया, और इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए, सोचिए। पंचायती राज जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि कौन से भाग में है, फिर देखते हैं कौन सी अनुसूची आई, कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सी अनुसूची थी। फिर 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से द्वारा जोड़ी गई, वो पंचायती राज से, यहाँ पंचायती राज ही पूछा है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची तो सही है। अब विषय 18 थे या 29 थे? तो 29 विषय है। ठीक है, 29 विषय है, तो पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय। 12वीं अनुसूची और 18 विषय है आपके 74वें संविधान संशोधन
नगरीय निकाय के लिए है ये 12वीं अनुसूची और 18 विषय। यहाँ पंचायती राज पूछा है तो 11वीं अनुसूची और 29 विषय आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ग्राम सभा का सही अर्थ क्या है? ग्राम सभा क्या है? पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। निर्वाचक नामावली में ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 21 साल है या इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम सभा वो होती है जो पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली से मिलकर बनती है, यानी उस पंचायत के निर्वाचन मतलब मतदाता कौन कौन से हैं, जो मतदाता है वो सारे मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो निर्वाचक नामावली से मिलकर होगी, सारे व्यक्ति ग्राम सभा में शामिल नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे देखते हैं, सत्य कथन बताना है। पंचायत समिति के सदस्य अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में काम करती है। तो आप बताइए, पंचायत समिति के सदस्य वो अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं या प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य पूछा है तो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष। ठीक है, सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पंचायत समिति की प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में काम करती है, तो ये सही है, प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। पंचायत समिति के सदस्य वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, और पंचायत समिति के प्रधान होता है वो सदस्य है वो अपने में से चुनते हैं, तो वो प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सदस्य वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में सत्य कथन बताना है। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला तीनों स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। सीधा स्टेटमेंट है। तो पहला अभिपालन किसने किया? तो इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। ठीक है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से तीनों में नहीं होता। ग्राम का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है, और सरपंच का चुनाव तो प्रत्यक्ष विधि से होता है। और मध्यवर्ती होती है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद है, उनके अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल तो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, लेकिन राज्य सरकार तय करती है। तो क्या होगा इसका? एक, केवल एक सही हो जाएगा, तो ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला राज्य मध्य प्रदेश है, और ये इस वजह से हो गया कि तीनों स्तर में अप्रत्यक्ष विधि से नहीं होता। संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पंचायती राज में आरक्षण का उल्लेख है? अनुच्छेद 243 ए, 243 बी, 243 सी या 243 डी? तो 243 डी में पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान है, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और जो महिला है, अब महिलाओं को भी आरक्षण दिया जा रहा है, तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। वो कौन से अनुच्छेद में? तो 243 डी में है। और ये 243 वाला अनुच्छेद है, ए बी सी डी सारे आपको मोटे मोटा आपको यह पता होना चाहिए, पंचायती राज वाले भी और नगरीय निकाय वाले भी। ठीक है, तो इन अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप सारे याद कर लेना। पंचायत के समय पूर्व सत्य कथन बताना है अपने को। सत्य कथन क्या है? पंचायत के समय पूर्व विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना आवश्यक है। समय पूर्व विघटन हो गया, उसकी तारीख से 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना आवश्यक है। पंचायत के समय पूर्व विघटन हो गई और उसके बाद पुनर्गठित पंचायत 5 साल के लिए कार्य करेगी, ये बताना है आपको। तो दोनों स्टेटमेंट सही है या कुछ गलत है? तो पंचायत है उसका समय पूर्व विघटन हो जाता है, तो उसकी तारीख से 6 माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी है, ये तो है सही। लेकिन पंचायत के समय पूर्व विघटन होने के बाद जो पुनर्गठित पंचायत होगी वो 5 साल के लिए काम नहीं करेगी, वो शेष अवधि के लिए काम करेगी, शेष अवधि के लिए काम करेगी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट एक है वो आपका सही है। अब अगर पंचायत है मान लो समय पूर्व विघटित होती है और उसका कार्यकाल 6 माह बचा, मान लो 6 माह कार्यकाल का बचा है और अब विघटन हो रहा है, तो फिर चुनाव करवाना ये इस वजह से जरूरी नहीं होगा कि वो शेष अवधि के लिए काम करेगी। फिर जो नया चुनाव होगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा। ठीक है, फिर समय पूर्व विघटन वाला नहीं रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मान लो 2-2.5 साल कार्यकाल कंप्लीट किया और उसके बाद अगर चुनाव हो रहा है और जो पुनर्गठित जो पंचायत है, जो पुनर्गठित है वो शेष अवधि के लिए काम करेगी, ना कि पूरे 5 साल के लिए। ठीक है, भारत में पंचायतों का चुनाव करवाता कौन है?
कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, या दोनों मिलकर, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? सिंपल सा, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का काम ही क्या होता है? जो स्थानीय निकाय है, चाहे नगर पालिका वाले हो, यानी नगर पालिका मतलब तीनों स्तर, और पंचायत मतलब तीनों स्तर, जो ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों स्तर पर चुनाव करवाना और मतदाता सूची तैयार करना। दो ही काम होते हैं राज्य चुनाव आयोग के, मतदाता सूची तैयार करवाना और पंचायत और नगरीय निकाय के सही टाइम पर चुनाव करवाना। तो ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के विषय में एक सत्य कथन कौन सा है? सामाजिक वानिकी, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, खादी ग्राम कुटीर उद्योग, अग्निशमन सेवा। तो पंचायती राज संस्थाओं कितने विषय? 29 विषय। तो उन 29 विषयों में क्या ये चारों शामिल है या कोई और है? तो सामाजिक वानिकी बिल्कुल है, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा है, खादी ग्राम कुटीर उद्योग है। तो 1 और 2 और 3 है आपका सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अग्निशमन सेवा पंचायती राज की नई नगरीय निकाय का कार्य है। तो अनुसूची जो 12 है उसमें ये शामिल है। जो 12वीं अनुसूची में 18 विषय है उसके तहत ये है, और ये 3 है पंचायती राज से संबंधित। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। जिला योजना समिति के कितने सदस्य है? 1 मिनट, सही है। जिला योजना समिति के कितने सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं? तो जिला योजना समिति है, उसकी पहले आपको पता होना चाहिए कितने सदस्य होते हैं, और उन सदस्य उनमें जिला पंचायत और नगर पालिका है, उनके निर्वाचित कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं? तो ये जिला योजना समिति है, उसमें टोटल होते हैं 25 सदस्य। 25 सदस्य होते हैं, उनकी 4/5 है, 4/5 यानी 20 सदस्यों का चुनाव है। वो तो जिला पंचायत नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य है वो खुद में से करते हैं, 20 सदस्य। 5 सदस्य, 5 सदस्य में 3 पदेन सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। 3 पदेन सदस्य कौन होते हैं? उसमें एक जिलाधीश होता है, एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सीईओ होता है, और एक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी। ठीक है। तो ये 4/5 सदस्य जिला योजना समिति के है, वो आपके जिला पंचायत नगर पालिका के द्वारा निर्वाचित होते हैं। बचे हुए 1/5 है वो मनोनीत होते हैं, उसमें 3 पदेन और 2 मनोनीत। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नीचे दिए गए वक्तव्य पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो ये तो नहीं है। तो आपको क्या पता है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है? बिल्कुल सही बात है। ये राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ए सही है, आर गलत हो गया, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं, आप लगा देना ए सही और आर गलत है, बस। अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अब तक क्वेश्चन पढ़े हैं उसे ही समझ आ गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति बिल्कुल करते हैं। राज्य के कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, बिल्कुल क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। ये पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आया, ध्यान में रखना। ये राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं पूछा है। विधानसभा को आहूत करना, विधानसभा को स्थगित करना, विधानसभा को विघटित करना, विधानसभा का सत्र अवसान करना। तो विधानसभा को आहूत, विघटित, सत्र अवसान करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, लेकिन विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उसको स्थगित करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है, ना कि राज्यपाल के पास। तो विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है विधानसभा को स्थगित करना। और स्थगन होता है जो एक सत्र चल रहा है, उसमें बैठक, आज का बैठक चल रही है तो उसको कुछ टाइम के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए, वो काम विधानसभा का अध्यक्ष करता है। नया सत्र बुलाना है, सत्र को मतलब सत्र का अवसान करना है, खत्म करना है, आज सत्र ये शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, या फिर विधानसभा को विघटित ही करना है, तब राज्यपाल का काम होता है। ठीक है। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल सत्र शुरू होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी होगा? तो 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह, 2 महीना। तो इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह में पारित करना होगा वरना ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो अधिकतम अवधि हो सकती है 6 महीना प्लस 6 सप्ताह। ठीक है।
अधिकतम अवधि ये हो सकती है, और 6 सप्ताह के अंदर सत्र शुरू हो गया उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को पारित करना होगा, अन्यथा वह खत्म हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति है, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा का अध्यक्ष होता है, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो ये है कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राजस्थान का राज्यपाल नहीं हो सकता। राज्य का कोई विश्वविद्यालय है, राजस्थान सरकार का विश्वविद्यालय, उसका कुलाधिपति होगा राज्यपाल। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जो शाखा राजस्थान है उसके अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल होंगे। संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेक शक्ति तो ऐसी बात नहीं है, कुछ स्वयं विवेक शक्ति भी राज्यपाल को प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए योग्यता निर्धारित करता है। राजस्थान राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब कौन सा कथन इनमें से सही है और सही नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो पहली बात 157 है वो राज्यपाल पद के लिए योग्यता निर्धारित करता है, ये सही है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का अंग होता है राज्यपाल, जो विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद से मिलकर बनती है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। न्यूनतम आयु 30 नहीं है, न्यूनतम आयु 35 है। ठीक है, तो केवल स्टेटमेंट एक है वो आपका सही हो जाता है। 157 राज्यपाल पद के लिए योग्यता है। संविधान के किस अनुसूची के तहत मुख्यमंत्री मंत्रियों को राज्यपाल के द्वारा पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? किस अनुसूची के तहत? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। तो 12 की 12 अनुसूची आपको याद कर लेनी है। किसी में एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछ ही लेते हैं, तो आपको 12 अनुसूची है उसमें याद कर लेना। पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है। चौथी में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का आवंटन है, तीसरी में शपथ है, दूसरी में वेतन भत्ते हैं, और पहली में राज्यों का नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम उनके क्षेत्र का उल्लेख है। तो इसी टाइप से सारी यादें आप देख कर लेना। अब निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी जो भी निश्चय होंगे वो राज्यपाल को सूचित करेगा। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावना के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने तो निर्णय ले लिया किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पर परिषद के सामने रखवाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट है वो आपके तीनों सही है। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचनाओं से अवगत करवाए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह निर्धारित किया गया है कि मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि मंत्री परिषद है उसकी सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो अधिकतम 15% है। जो अगर सेंटर में देखें तो जितने टोटल सदस्य हैं उनके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, और यही प्रावधान राज्यों में है। तो 91वें संविधान संशोधन है वो आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम 50 का कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? तो जयेंद्र व्यास, बरकतुल्ला खां, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरों सिंह शेखावत है? कौन से मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री परिषद के कभी मतलब मंत्री नहीं रहे, पहली बार मुख्यमंत्री ही बने? तो वो है जयेंद्र व्यास और भैरों सिंह शेखावत, यानी 1 और 4 ये ध्यान में रखना है। जयेंद्र व्यास और भैरों सिंह शेखावत है मुख्यमंत्री से बनने से पहले मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे थे। ये है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने पहले 50 क्वेश्चन किए, कल अगले 50 क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट 50 करेंगे, और इस हिसाब से अपने 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
और आपका मोटा मोटा जो राजस्थान की पॉलिटी है वो रिवाइज हो जाएगी। इसी तरह फिर अपने इंडियन पॉलिटी के 150 क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर हिस्ट्री के भी करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको, आपको रिवीजन हो गया होगा, अच्छे से पूरी क्लास को देखिए। अगर आप पसंद आए तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।